अब इसी का अपना दूसरा पॉइंट जो है वो चर्चा करते हैं अपना पार्ट 2 में। यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वही चल रहा है। अब यहाँ पे बताइएगा कि विश्व अपना विभिन्न देशों के साथ लिंगानुपात में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यानी विश्व में बहुत सारे जो देश है जहाँ पर अपना एक दूसरे देशों के साथ अगर लिंगानुपात को अध्ययन करते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक भिन्नता अंतर हो जाता है। तो अंतर आखिर क्या हो जाता है, इसको यहाँ पे एक आंकड़ा बताया गया। सन 1980 विश्व का जो अपना औसतन रूपी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या थी वो कितना था, 993। अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो रहा है, 1000 पुरुषों के प्रति जो है वो स्त्रियों की संख्या कितना कम पड़ रहा है, 7। जब फिर इसी का दूसरा आंकड़ा 2004 में आया तो इसे अपना ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लिंगानुपात है वो 985 हो गया। अब 985 हो गया तो इसके अपेक्षा यहाँ पर अपना जनसंख्या क्या हो रहा है, लिंगानुपात काफ़ी अपना महिलाओं को कम हो रहा है। तो इसका अर्थात यहाँ है कि 1000 पुरुषों पर अपना स्त्रियों की जो संख्या हो रही थी यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 स्त्रियाँ कम पड़ रही। तो जैसे जैसे समय में अपना परिवर्तन होते जा रहा है वैसे वैसे लिंगानुपात में भी काफ़ी घटते जा रहा है। जैसे यहाँ पर 7 महिलाएं अपना कम पड़ रहा था, फिर अपना समय में बदलाव हुआ तो यहाँ पर 15 अपना स्त्रियाँ कम पड़ गया। तो जैसे जैसे अपना यहाँ समय का अंतराल होता है लिंगानुपात में काफ़ी भारी अंतर होते जा रहा है। अगले पे अगर बात करें तो जैसे कि विश्व का बहुत सारे वैसे कई देश हैं जहाँ पर अगर बात करें तो स्त्रियों की संख्या क्या देखा जाता है, पुरुषों के अनुपात में अधिक है। यानी यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अपना क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर अपना जो संख्या देखा जाता है तो वो कम अपना किसको देखा जाता है, स्त्रियों का। और बहुत सारे कई ऐसे देश होते हैं कि जस्ट इसका विपरीत हो जाता है कि स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अपना अधिक हो जाता है। तो एक जगह स्त्रियों का अपना संख्या अधिक होना और एक जगह अपना पुरुषों की संख्या अधिक होना, तो इससे अपना स्पष्ट हो जाता है कि काफ़ी अधिक लिंगानुपात में भिन्नता या अंतर होता है। अब अगर यहाँ बात करें तो लिंगानुपात इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब 4 भागों में विभाजित किया गया तो सभी का अपना अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो अपना पहला पॉइंट है वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। यानी यहाँ पर अपना क्या है, अत्यधिक स्त्रियों की संख्या यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर पुरुषों की संख्या वो क्या है, कम है। अब इस श्रेणी में अगर देखें तो जो अपना एक शामिल किया गया अंक 1050, यानी 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या अपना जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। तो इसे अपना स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अपना महिलाओं की संख्या है वो 1000 पुरुषों के प्रति 50 अपना संख्या स्त्रियों का अधिक है। तो यहाँ पर भी लिंगानुपात जो है वो स्त्रियों के पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अधिक अनुपात है, इसीलिए यहाँ पर बताया अत्यधिक अपना स्त्री। अब इस जिसमें अगर देखें तो कौन कौन से अपना महाद्वीप है या जो अपने देश है जो यहाँ पे शामिल है, तो यूरोपीय देश के सभी लगभग अपना जो भी देश है वो सभी अपना होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका का है, इसी का अपना उत्तरी अमेरिका का कनाडा का प्रदेश है, दक्षिणी अमेरिका है या अपना जो भी इसका दक्षिणी भाग है, ये सभी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार अपना स्पष्ट हो जाता है कि जो अपना पहला पॉइंट है वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश है जहाँ पर पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों का जो है वो 50 अपना संख्या अधिक है स्त्रियों का। अब इसके बाद अगला जो है वो देखते हैं यहाँ पर स्त्री अधिकता वाले देश, तो वो अत्यधिक था और ये अधिक है। यानी यहाँ पर भी है वो अपना स्त्रियों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर अपना जो 50 है इससे अपना कम है और अपना 1000 से अधिक है। तो इस अपना देश में जो लिंगानुपात शामिल किया जाता है तो वो कौन कौन से देश आते हैं, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है या कजाकिस्तान है या थाईलैंड है या कंबोडिया है या म्यांमार है या दक्षिणी अफ्रीका आदि कई ऐसे देश हैं कि जो इसमें शामिल किया गया जहाँ पर स्त्रियों की संख्या है वो 1000 पुरुषों के प्रति अपना स्त्रियों की संख्या क्या है, अधिक ही है। अब इसके अगर बात करेंगे तो जो अगला है, अभी तक जो अपना 1 और 2 पॉइंट पढ़े थे वहाँ पर स्त्रियों की अधिकता था। अब अपना तीसरा और जो चौथा पढ़ेंगे उसमें अपना पुरुषों की अधिकता है। तो यहाँ पर अपना तीसरा नंबर पे पुरुषों की अधिकता वाले देश। अब इस वर्ग में अगर बात करें तो कौन कौन से अपना लिंगानुपात किस तरह से आता है, तो 1000 जो अपने पुरुष है वो अपने 950 के अपना मध्य पाया जाता है। यानी 1000 पुरुषों के प्रति अपना वहाँ पर जो संख्या है वो महिलाओं का 950 है। यानी यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है। यानी पुरुषों की संख्या अधिक है
और महिलाओं की संख्या अपना कम है, इसीलिए इसको पुरुष अधिकता वाले देश शामिल किया गया। अब यहाँ पर कौन कौन से देश है, जैसे अपना महाद्वीप भी कुछ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसके बगल में अपना न्यूजीलैंड है, चीन है, कोरिया है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ईरान है, और अगर देखें तो क्यूबा, ये सभी और भी देश है इसमें शामिल जो अपने पुरुष अधिकता वाले देश है, जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होती है और पुरुषों की संख्या अधिक होती है। अब इसके बाद अगर देखें तो अत्यधिक जो है वो पुरुष वाले अपना देश है, जहाँ पर अपना विश्व के कई ऐसे देश हैं कि जिसमें अपना 950 से भी अपना कम लिंगानुपात देखा जाता है। और भारत को जो है वो इसी श्रेणी में शामिल किया गया है, भारत को अपना इसी श्रेणी में शामिल किया गया और भारत इसका प्रतिनिधित्व भी करता है, प्रदर्शन भी करता है, जहाँ पर अगर देखें तो घटता हुआ लिंगानुपात जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और ये स्पष्ट करता है कि भारत में लिंगानुपात है वो असंतुलित अवस्था में है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर इसका अभी अगर वर्तमान समय में अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो भावी समय में और भी लिंगानुपात में काफ़ी समस्याएं बनेगी। अब अगर यहाँ पर देखें तो विश्व स्तर पर पुरुष प्रधानता, अब यहाँ पर अगर बात करें तो विश्व स्तर पर अपना जो बात करें तो लिंगानुपात जो है वो पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। अब इसमें अगर देखें तो जैसे कि कुछ इसका लेकिन परंतु यदि है कि अफ्रीका में बात करें या उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका में बात करें या यूरोपीय महाद्वीपों में अगर बात करें तो यहाँ अनेक ऐसे देश होते हैं कि जहाँ पर स्त्रियों का जो अनुपात है वो पुरुषों से अधिकता पाई जाती है। अब पुरुषों से अधिकता पाई जाती है तो विश्व के कुछ ऐसे देश है जहाँ पर पुरुष प्रधान है, यानी जहाँ पर अपना पुरुषों का ही प्रधानता यानी अधिकता है। लेकिन कुछ अपने ऐसे विश्व में भी देश हैं या महाद्वीप है जहाँ पर अपना स्त्रियों की प्रधानता पाई जाती है, यानी स्त्रियों का अनुपात है वो अधिक है। तो यहाँ पर इससे ये पता चल जाता था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो है भारत अपना देश है, यहाँ पर स्त्रियों का जो अनुपात है आखिर कम होने का क्या कारण है, तो कई इसका अलग अलग कारण है। इन कारणों में से मैं अगर बात करें तो जैसे कि भारत अपना क्या है, विकासशील देश है, और विकासशील देश में जो यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात है वो अपना कम पाया जाता है। यानी विकासशील देश भारत ही नहीं, इसमें बहुत सारे अपने देश आते हैं कि जहाँ पर अपना अनुपात है वो पुरुषों का अधिक होता है और अपना स्त्रियों का कम होता है। अब इसका अगर देखें तो कई अपना अलग अलग कारण है। अब अलग अलग कारण है तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, जैसे समाज का परंपरावादी होना, यानी भारतीय समाज क्या है, परंपरावादी, प्राचीन रूढ़िवादिता से ये अपना घिरा हुआ है और इसमें ये माना जाता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना पुत्र होना जरूरी है। तो इसमें भी अपना कई रूढ़िवादिता विचार है जो अपने परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के ये चिंता का अपना विषय बना हुआ है। स्त्रियों में क्या है, शिक्षा की या नहीं तो रोजगार का जो अवसर है या सुरक्षा या समाज में अगर देखें तो उचित स्थान इसका प्राप्त नहीं होने के कारण इसका लिंगानुपात में काफ़ी अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको थोड़ा बहुत अपना चर्चा करते हैं। जैसे कि स्त्रियों का अनुपात अगर देखें तो शिक्षा का है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम देखा जाता है। रोजगार के क्षेत्र में पुरुष अपना अधिक रोजगार प्राप्त होते हैं, महिलाओं को गौण इसमें रखा जाता है, इसको अवसर कम दिया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अपना महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण किया जाता है जो हर समाज में होता है। समाज में इनका उचित स्थान नहीं है। अब उचित स्थान नहीं है तो इनका अपना समाज में जो एक अपना स्तर होना चाहिए, एक अपना बेहतर स्थान होना चाहिए, वो नहीं देखा जाता है। तो लिंगानुपात कम होने के यही सभी अपना मुख्य कारण है। इसको अपना एक एक पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो जो अपना विश्व का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन संरचना जिसको भी कहते हैं, तो कहाँ पर किस तरह से इसका परिभाषा दिया गया, इसी को अपना स्पष्ट करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो ये इसी को समझाया गया कि गांव में ग्रामीण जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जो गांव में निवास करते हैं। दूसरी चीज अगर बताएं तो जो गांव में लोग अपना निवास करते हैं तो उसका अपना आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, कृषि होता है। और कृषि किस अपना क्रियाकलाप से जुड़ा होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप से यहां पर लगी हुई होती है। इसी जनसंख्या को जो है ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। फिर इसको एक बार रिपीट करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या गांवों में निवास करती है, उसका अपना आर्थिक क्रियाकलाप कृषि होता है जो अपने प्राथमिक क्रियाकलापों के ही अंतर्गत आता है। जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं जिसका आधार अपना जीने का कृषि होता है, उसी को ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अब अगला अगर देखें तो यहाँ पर है नगरीय जनसंख्या, जस्ट उसका अपना विपरीत है। नगरीय जनसंख्या
नगर में निवास करते हैं। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना जो है वो गैर कृषि, वहाँ पर कृषि प्रधानता था, यहाँ पर गैर कृषि कार्य किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधों में काफ़ी अधिक लोग इसमें कृषि कार्य को छोड़ करके बल्कि अन्य गैर कृषि में संलग्न होते हैं, जैसे उद्योग है या अन्य तृतीय सेवा क्रियाकलाप है। तो उसमें भी वो जनसंख्या क्या करती है, जहाँ निवास करती है, नगर के क्षेत्र से जुड़ा होता है, उद्योगों से इसका अपना संपर्क होता है, क्रियाकलाप अपना पूर्ण करता है, तो यही नगरीय जनसंख्या कहलाती है। यानी यहाँ पर अपना कृषि का जो प्राथमिक सेक्टर है वो नहीं रहता, यहाँ पर द्वितीय और तृतीय सेक्टर का प्रधानता है, व्यवसाय का प्रधानता है। अब इसके बाद अपना अगला जो है कि नगरीय अपना जनसंख्या का जो स्वरूप है वो विश्व में कहाँ पर किस तरह से देखा जाता है। तो पूरे अपना यहाँ पर अध्ययन जो करेंगे वो विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग अपने 50% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है। कुछ अपना विश्व स्तर पर अगर बात करें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिवर्ष जो अपना वृद्धि दर है वो अपने 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। तो लगातार अपना प्रतिशत है वो 50% से भी अधिक है, और धीरे धीरे अगर इसका आंकड़ा जो अपना शामिल करते हैं तो प्रतिवर्ष आंकड़े में यह प्रदर्शन होता है कि 6 करोड़ अपना प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या के अपेक्षा जो है नगरों में जनसंख्या है वो अपना बढ़ रहा है, और वो अपना बढ़ने का जो अपना यहाँ है वो 3 गुना से भी अधिक है। तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और नगरीय जनसंख्या यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, जो पूरे विश्व का आंकड़ा है। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर कुछ देशों के साथ अपना तुलना करते हैं, जैसे एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों अलग अलग महाद्वीप है। यहाँ पर अपना 38% जनसंख्या वो कहाँ रहते हैं, नगरों में निवास करते हैं। जबकि इसी का जस्ट अपना विपरीत जो यहाँ पर है, अब अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप देशों में 75 से 80% जो जनसंख्या है ये कहाँ निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। तो ऊपर और अपना दोनों, जैसे कि एशिया और अपना अफ्रीका का अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अपना 38% ही लोग हैं कि जो नगर में रहते हैं, और जबकि अपना उत्तरी अमेरिका और अपना यूरोपीय देशों में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अपना 75 से 78% तक जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। यहाँ पर अपना काफ़ी अधिक भिन्नता नजर आता है, और विश्व में नगरीय जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या से के साथ अगर तुलनात्मक करते हैं तो इसमें तीव्र गति से बढ़ रहा है। यानी ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रहा है और नगरीय जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये विश्व स्तर पर अपना अध्ययन करते हैं, इससे अपना स्पष्ट होता है। अब आगे का अपना जो पैराग्राफ है उसमें देखो, यहाँ पर सन 1800 ईस्वी है, वहाँ पर अगर नगरीय क्षेत्र का अगर बात करें तो 2.5% जनसंख्या कहाँ रहती थी, नगरों में निवास करती थी। फिर जब अपना सन ईस्वी में बदलाव होता है, जो अपने 1800 से अपना 1960 आता है, तो यहाँ पर अपना प्रतिशत है ये 2.5% जो है उससे अपना नहीं 25% था, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ये 25% है। तो 25% से जो है वो बढ़ करके अपना 35% हो गया। तो जो बढ़ोतरी है वो अपना 10% हुआ। फिर जब अपना सन ईस्वी 1999 आया तो इस समय बढ़ करके फिर इसका 40% हो गया। फिर अपने सन ईस्वी 2004 आया तो उसमें बढ़ करके इसका 50% से भी अधिक हो गया। तो इस अपने आंकड़े से स्पष्ट पता चलता है कि विश्व में सन ईस्वी का बदलाव समय का जैसे जैसे होता है वैसे वैसे नगरों का जो प्रतिशत है वो अपना वृद्धि होते जा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो विश्व कहीं अभी चल रहा है जनसंख्या, जो अपने नगरीय क्षेत्रों में कुल जनसंख्या कहाँ पर किस तरह से क्या स्थिति देखा जाता है। तो विश्व के विकासशील देशों के साथ तुलना करते हैं, तो ये अपना विश्व के बहुत सारे देश हैं जो विकासशील है। तो इस अपना देशों का एक अपना महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि यहाँ पर अपना जो बड़े बड़े नगर का क्षेत्र होता है वहाँ पर जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि होना, ये स्वाभाविक है। और लगभग इसका प्रतिशत है वो विश्व में जो है वो 50% से भी अधिक जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। तो यहाँ पर अपने विकासशील देशों को ही शामिल किया गया। विकसित देशों में अपना है वो 50 से अपना अधिक है, यानी वो 70 से 80% है नगरीय क्षेत्रों में, और जबकि विकासशील देशों में है वो वहाँ पर अपना 50% है। तो विकसित देशों की अपेक्षा अभी भी जो है वो विकासशील देशों में इसका नगरीय क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो भी कम ही प्रतिशत दिखा जाता है। अगले इसमें अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर कुछ सन ईस्वी है, सन 1960, यहाँ पर सन 2000 तक नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बढ़ोतरी हुआ है वो 80 करोड़ का हुआ है।
अब ये 80 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पर 290 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर अपना ये देख सकते हैं कि 1980 में कितना था, 80 करोड़, और 1960 में, और फिर जब इसी को 2000 में अगर देखा गया तो यहाँ पर जनसंख्या इतना बढ़ोतरी हुआ। तो समय के साथ अपना नगरों में जो जनसंख्या है वो अपना तेजी गति से क्या हो रहा है, बढ़ते नजर आ रहा है। एक अपना सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े को जो अपना यहाँ शामिल किया गया है वो अपने 2030 से एक अनुमानित रखा गया है कि इस समय तक नगरीय जनसंख्या जो है वो लगभग 8 अरब तक बढ़ जाएगी। तो ये अनुपात है वो अपना लगातार बढ़ते क्रम में है। इसके बाद अपने अगले पेज पे देखते हैं, वहाँ पर अपना इसका क्या ग्रामीण क्षेत्र को जनसंख्या को देखा जाता है। अभी तक जो हल कर रहे थे वो अपना अध्ययन कर रहे थे वो नगरीय क्षेत्र था। अब विश्व के या महाद्वीपों के जो अपना अलग अलग है तो उसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर किस तरह से अपना है, कितनी स्थितियाँ क्या है, तो इसी को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वर्ष यहाँ पर कौन सा है, 2000। महाद्वीपों के जो अपना ग्रामीण क्षेत्र का एक आंकड़ा आया तो उसमें अपना एशिया महाद्वीप को सबसे पहले लिया गया। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या है वो 229.9 करोड़। महाद्वीप जो अगला है अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये 48.9 करोड़ है। यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में इसका जनसंख्या वो 18.3 करोड़ है। और दक्षिणी अमेरिका में अगर बात करें तो जो महाद्वीप है यहाँ पर 12.8 करोड़ है। उत्तरी अमेरिका का अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 7.1 करोड़ है। और ओशनिया का अगर बात करें तो 0.9 करोड़ थी। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वह ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, और जैसे जैसे अपना नीचे की ओर अपना दूसरे महाद्वीपों में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का जो अनुपात है वो अपना घटते क्रम में है। अब फिर इसको तुलना करते हैं किसी दूसरे के साथ। जो वर्ष फिर अपना महाद्वीपों का आया है, दूसरा आंकड़ा ही अपना 2000 है, ये नगरीय क्षेत्रों का है। अब अगर इसमें अगर बात करें एशिया महाद्वीप में यहाँ पर 138 करोड़ है, ये नगरीय क्षेत्रों का जनसंख्या का अपना आंकड़ा है। अब उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखें तो यहाँ पर है 29.5 करोड़। फिर इसका बाद अगर बात करें तो यूरोप है, जहाँ यूरोप का महाद्वीप में 54.6 करोड़ है। और दक्षिण अपना अमेरिका में अगर बात करें तो यहाँ पर 39.1 करोड़ है। फिर इसी का अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर 29.9 करोड़ है, तथा ओशनिया का अगर बात करें तो 2.1 करोड़ है। तो ये अपना नगरीय क्षेत्रों का जनसंख्या का यहाँ पर अनुपात बताएगा जो प्रतिशत है। तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पर इसका जो स्थिति है वो अपना अलग ही बिल्कुल है। और धीरे धीरे अगर देखें तो यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात है वो जैसे जैसे अन्य महाद्वीपों के नीचे की तरफ अपना उतरते हैं तो यहाँ पर अपना भी है वो कम होते जाता है।